वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ भर्ब्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। भर्ब्स का पार्ट 3 में हमने आपके साथ नीड और डेयर के बारे में बताया था, कुछ बेसिक रूल्स उसका कि जब नीड और डेयर जब मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो वो किस तरह से फॉर्म में यूज होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और इनफैक्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो गया था, उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने जो है फर्स्ट 3 लेक्चर में कंप्लीट किया। और आज जो है हम लोग मेन वर्ब्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन वर्ब्स का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेन वर्ब्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेन वर्ब्स, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब्स भी है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब्स। देखिए मेन वर्ब का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला रूल देखिए इसका ये है कि इसका मीनिंग को आपको समझना होगा। अगर आप मीनिंग को समझते हैं तो आप लोग मेन वर्ब का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ दो वर्ब ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी सिमिलर मीनिंग, मतलब कह सकते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम सिमिलर होता है और लगता है, हमें ऐसा लगता है कि उसका मीनिंग भी सेम होगा, लेकिन उनका जो है मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने आपको लास्ट में बताया था, जैसे राइज है और रेज है, लगता है सुनने में एक जैसा लगता है और हम लोग ये सोच लगते हैं कि इसका मीनिंग भी सेम ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस राइज का मतलब होता है जगना, उठना या उगना, ठीक है। राइज का क्या मतलब होता है? इस राइज का मतलब होता है जगना, उठना, उगना। जैसे सूर्य उगता है, सूर्य जो है राइज होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, बोलते हैं ना, सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो ये राइज का मतलब होता है जगना, उठना, जगना, ठीक है, इस तरह का सेंस में होता है। तो जब इसका हम लोग वर्ब का दूसरा रूप बनाते हैं और वर्ब का जब तीसरा रूप बनाते हैं तो क्या होता है कि राइज का हो जाता है रोज और राइजन। दूसरा फॉर्म होता है राइज का, दूसरा फॉर्म होता है रोज और तीसरा फॉर्म होता है राइजन। और रेज, अब देखिए रेज का मतलब क्या होता है कि उठना, उठाना कह सकते हैं, खड़ा करना, उठाना। किसी मुद्दे को हम लोग रेज करते हैं, किसी क्वेश्चन को रेज करते हैं। आप लोग भी टीचर के सामने क्वेश्चन को रेज करते हैं, ठीक है। तो रेज मतलब क्या हुआ कि उठाना कह सकते हैं। रेज मतलब क्या हुआ? उठाना या खड़ा करना, या बोल सकते हैं किसी मुद्दे को उठाना, किसी मुद्दे को उठाना। तो ये होता है रेज, ठीक है। तो जब रेज इस्तेमाल होगा तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रेज्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेज्ड। तो देखिए आपसे क्या किया जाएगा आपके साथ क्वेश्चन में कि वो क्या करेगा, जहाँ राइज का प्रयोग होना चाहिए था वहाँ पर रेज का प्रयोग कर देगा, ठीक है। जहाँ रेज का प्रयोग होना चाहिए था वहाँ पर राइज का प्रयोग कर देगा, ठीक है। और उससे जो आपको कॉमन एरर का प्रॉब्लम बना। अब देखिए जिसको इसका मीनिंग पता रहेगा कि राइज मतलब जगना होता है, उठना होता है, उगना होता है, तो उसके अनुसार से वो वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप इस्तेमाल करेगा। लेकिन रेज का देखिए, अगर जिसको रेज का मीनिंग पता है उसके अनुसार से देखिए रेज्ड हो रहा है। तो रेज मतलब क्या होता है? क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वेश्चन पार्लियामेंट में रेज होता है। आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, रेज करते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं तो वो हुआ रेज करना। झंडे को आप फहराने के लिए उठाते हैं ना, ऊपर की तरफ करते हैं तो उठाते हैं तो वो रेज होता है। तो रेज मतलब क्या होता है? उठाना, खड़ा करना, किसी मुद्दे को उठाना। इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वर्ब का दूसरा रूप होता है रेज्ड और वर्ब का तीसरा रूप होता है रेज्ड, ठीक है। और राइज मतलब क्या होता है? जगना, उठना, उगना। राइज का क्या होता है? रोज, राइजन। देखिए इसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ही रेज्ड ए प्रॉब्लम। अगर देखिए इस सेंटेंस को अगर पढ़ें तो क्या हो रहा है? ही रेज्ड ए प्रॉब्लम मतलब उसने एक समस्या को उठाया, मतलब एक कोई उसको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, उस दिक्कत को उसने उठाया, उस मुद्दे को उठाया, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत होता है तो उस चीज़ को आप बताते हैं ना, उठाते हैं किसी के सामने
आप फादर मदर किसी के सामने भी उठाते हैं उस दिक्कत को कि हमें इस चीज़ की दिक्कत हो रही है। तो ये सेंटेंस क्या है, ही रेज्ड ए प्रॉब्लम, ये क्या है, एकदम सही लग रहा है। लेकिन आपको कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए आपको एग्जामिनेशन में इसी चीज़ को दिया जाएगा, ही रोज ए प्रॉब्लम, ही रोज ए प्रॉब्लम। अगर इस सेंटेंस को अगर पढ़िए तो क्या लग रहा है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नहीं ये भी सही है, क्योंकि ही रोज ए प्रॉब्लम लग रहा है सही, ये मीनिंग होगा। वो रेज्ड और ये रेज और रोज में भूल जाते हैं अंतर। ये राइज का जो राइज मतलब क्या होता है, जगना उठना, तो ही रेज रोज ए प्रॉब्लम मतलब उस एक प्रॉब्लम उगा, मतलब क्या, मतलब कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। उसे एक प्रॉब्लम, एक समस्या जगा, एक समस्या उठा, एक समस्या उगा, क्या मतलब कुछ भी मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये जो है अपने आप में ये जो है एक गलत सेंटेंस है। इस तरह से कर जो आपको फंसाया जाता है एग्जामिनेशन में, कॉमन एरर किया करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये रोज नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रेज्ड होना चाहिए था, ठीक है, RAISE वाला होना चाहिए था, क्योंकि एक समस्या था, उस समस्याओं को, उस मुद्दे को किसी ने उठाया, तो क्या होता है उसके लिए रेज का प्रयोग होता है, RAISE का। तो यहाँ पर ROSE दिया हुआ था, इसलिए ये जो है गलत है, इसके जगह RAISED होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए मीनिंग से आप लोगों को इस चीज़ का मतलब आपको समझना है। जैसे एक और लेते हैं, दूसरा है कि हु डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम की खोज किसने की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस और दिया जाता है, हु इन्वेंटेड रेडियम, हु इन्वेंटेड रेडियम। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि कौन सबसे ज़्यादा सही है, कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल सेंटेंस है। तो अगर ये आपको फाइंड आउट करना हो तो आप देखिए, हु डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम की खोज किसने की, हु इन्वेंटेड रेडियम, रेडियम का आविष्कार किसने किया। तो देखिए अब दोनों का अगर मीनिंग आपको नहीं पता है अच्छे से तो आप इसमें पता कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा है, किसने रेडियम का खोज किया, किसने रेडियम का आविष्कार किया, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, देखिए डिस्कवर कब यूज किया जाता है, डिस्कवर तब यूज किया जाता है जब कोई चीज़ ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और आपको पता नहीं था, और आपने जो मेहनत करके उस चीज़ का पता लगाया, तो वो होता है डिस्कवर आपको, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेंटेड की बात करें, इन्वेंटेड वो चीज़ होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, आपने उसको जो है मतलब उस चीज़ को खोजा, उस चीज़ को लाया, ठीक है। रेडियम देखिए, रेडियम जो है बहुत दिन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चला, ठीक है। तो बहुत दिन के बाद जो है मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम का खोज किया, डिस्कवर किया। तो जो चीज़ नेचर में पहले से एग्जिस्ट था, आपने कुछ नहीं किया, बस उस चीज़ का पता लगाया, तो उसके लिए हम लोग डिस्कवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्वेंटेड का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्वेंटेड का प्रयोग कब करते हैं, जब आप कोई एक नया चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तब उसके लिए हम लोग इन्वेंटेड का प्रयोग करते हैं। जैसे LED बल्ब किसी ने बनाया, ठीक है, तो क्या किया, LED बल्ब का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, खोज हुआ। पहले से LED बल्ब नहीं था, ठीक है, आपने खोज किया, मेहनत करके खोज किया, पता लगाया, तो वो इन्वेंशन हो गया, ठीक है। और डिस्कवर क्या हुआ कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उस चीज़ का आपने केवल खोज किया, तो वो डिस्कवर्ड होता है। तो हु डिस्कवर्ड रेडियम, ये सही सेंटेंस है। यहाँ पर इन्वेंटेड नहीं होगा, क्योंकि रेडियम तो पहले से नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर्ड होगा। तो देखिए आपको अगर जहाँ मीनिंग पता रहे तो आप लोग मेन वर्ब का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहना चाह रहे हैं कि जो मेन वर्ब का जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, वो मीनिंग के अनुसार से होता है। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप लोग जो है आसानी से जो है आप लोग सही जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी वो लोग करते हैं। जनरली देखा जाता है रेज, ये जो दो एग्जाम्पल हमने लिया, ये दोनों एग्जाम्पल, ये डिस्कवर और रेज, रोज, इन्वेंटेड, ये सब वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो हम जो एक लिस्ट दे रहे हैं, लगभग 10 वर्ड का एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, जो कि जनरली रिपीटिंग है। देखिए सारे वर्ड्स को तो हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वर्ड को हम लोग जरूर कर सकते हैं जो कि 90% चांसेस है कि वो वर्ड रिपीट होंगे और रिपीट हुए हैं। तो उन सारे वर्ड्स का आपको एक लिस्ट दे रहे हैं जिनका कि आपको एक मीनिंग याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं वर्ब का पहला रो, वर्ब का दूसरा रो,
और यहाँ पर लिखते हैं वर्ब का तीसरा रूप। ये क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, ये पास्ट टेंस होता है और ये जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, जिसको कि वर्ब का तीसरा रूप भी कहते हैं, पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए इसका जो है हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब लेते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, उसका वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म उसका देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं बियर, BEAR, बियर। बियर मतलब क्या होता है, बियर का मतलब होता है जन्म देना, ढोना, सहना, इस तरह के सेंस में। जनरली जो है बियर का मतलब होता है जन्म देना के सेंस में होता है, जन्म देना, ठीक है। तो जन्म देना होता है। बियर का दूसरा रूप क्या होगा, बियर का दूसरा रूप होता है बोर, BORE, और तीसरा रूप होता है BORNE, बोर्न। देखिए इसमें बियर, बोर, बोर्न, ये जो है आपको यूज करना है। लेकिन कभी कभी जो है जब पैसिव वॉइस आपको बनाना होता है तो इसी चीज का आप लोग ऐसे लिख देते हैं, बोर्न केवल लिख देते हैं, BORN। आप लोग सुने होंगे सेंटेंस, ही वॉज बोर्न इन 1980, ही वॉज बोर्न इन 2000, ऐसे लिखा रहता है ना, ही वॉज बोर्न इन 1980, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ही वॉज बोर्न इन 1980, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जो है ये BORNE, बोर्न जो है, इसको जो है BORN भी लिखा जाता है, बोर्न भी लिखा जाता है। यहाँ पर ई को हटा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, गोन कर देते हैं, ये भी बोर्न लिखा जाता है। ये पैसिव वॉइस में केवल यूज होगा, तब आप लोग बोर्न लिखिएगा, ऐसे नहीं तो आपको क्या करना है कि BORNE लिखना है, यहाँ पर ई का भी प्रयोग करना है, ठीक है। तो बियर, बियर मतलब जन्म देना, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो गया, बोर, और तीसरा बोर्न, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा लेते हैं, दूसरा है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, पाना, कोई चीज पाते हैं, फाइंड आउट नहीं कहता है, उस चीज को पता लगाओ, फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। तीसरा है फाउंड। अब देखिए फाउंड भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अब देखिए आपको अगर नहीं पता है तो आप ये समझिएगा कि फाइंड का ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है। अगर फाउंड का मतलब नहीं, फाउंड मतलब होता है नींव डालना, घर का नींव डालते हैं ना, नींव डालना या बुनियाद, बुनियाद डालना, नींव डालना या बुनियाद डालना, इसको बोला जाता है फाउंड। अगर फाउंड रहेगा, देखिए आप पढ़िएगा सेंटेंस को, मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या उसका मीनिंग नींव डालना है। अगर नींव डालना है तो उसका दूसरा फॉर्म होगा फाउंडेड, तीसरा भी फॉर्म होगा फाउंडेड। अगर उसका मतलब पाना है, ठीक है, मतलब पाया के सेंस में है, तो उस केसेस में आप समझ जाइएगा कि ये फाइंड वाला फाउंड है, ठीक है। अगर इस फाउंड का मतलब नींव डालना या बुनियाद डालना है तो आप समझिएगा कि इसका वर्ब का दूसरा रूप फाउंडेड और फाउंडेड होगा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी सिमिलर वर्ड सब है। फिर चलते हैं हैंग। हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना होता है, ठीक है। दो है हैंग का, हैंग मतलब लटकाना, और हैंग का मतलब फांसी देना, आप लोग जानते होंगे फांसी देना। हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। तो देखिए दोनों का अलग अलग हो जाता है, वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप जो है अलग अलग हो जाता है। अगर हैंग मतलब लटकाना है तो इसका जो दूसरा फॉर्म होगा वो हो जाएगा हंग, और तीसरा फॉर्म भी हो जाएगा हंग, HUNG, हंग, हंग, ठीक है। अगर हैंग का मतलब फांसी देना है तो इसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड, और तीसरा फॉर्म हो जाएगा हैंग्ड। तो इस चीज़ का आप लोग मतलब डिफरेंसेस समझ के रहिएगा कि जब हैंग का मतलब लटकाना हो तो उसका हंग, हंग हो जाएगा, और हैंग का मतलब अगर फांसी देना हो तो उसका दूसरा फॉर्म हैंग्ड और हैंग्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाई, लाई मतलब होता है लेटना, और एक और इसी से सिमिलर है वो है ले, LAY। ले मतलब होता है लेटाना, लेटाना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं डालना, इस तरह का। देखिए दोनों लग रहा है कि कुछ मतलब काफ़ी सिमिलर लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में, लग रहा है एक ही चीज़ होगा मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। लाई मतलब होता है लेटना और ले मतलब होता है लेटाना, तो ये अलग अलग है। देखिए लाई जब रहेगा
तो उसके लिए जो दूसरा फॉर्म होगा ले होगा और तीसरा फॉर्म होगा लेन, LAIN। तो लाई ले लेन, अगर ले रहेगा लेटाना के अगर सेंस में रहेगा तो आपको जो है इसका लिखना है सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लिखना है लेड। तो ये देखिए काफ़ी सिमिलर वर्ड्स को हम कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड, फाउंड, हैंग, हैंग, लाई, ले, ये देखिए काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर देखिए ले का प्रयोग किया है, यहाँ पर भी ले है, लेकिन यहाँ लाई का मतलब होता है लेटना और ले का मतलब होता है लेटाना या डालना। ठीक है, इस तरह के सेंस में होता है। चलिए और भी देखते हैं वर्ड्स को। एक और देखते हैं इसी से रिलेटेड, लाई। लाई मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, झूठ बोलना। झूठ बोलना भी होता है लाई। ठीक है, लाई मतलब क्या होगा, झूठ बोलना। और इसका क्या हो जाता है, इसका अलग ही हो जाता है, इसमें केवल डी लग जाता है, लाइड और लाइट। इसका मतलब हो गया झूठ बोलना, लाई, लाइट, लाइट। ठीक है, झूठ बोला, झूठ बोला, तो लाई मतलब झूठ बोलना। ठीक है, ये तीनों का एक जैसा हो गया। दो वर्ड और लेंगे जो को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइज और दूसरा क्या हो गया, रेज। ये दोनों जो है काफ़ी सिमिलर मीनिंग रखता है, राइज और रेज। राइज मतलब क्या होता है बताए हुए हैं अभी। राइज का मतलब होता है उगना, उठना। तो उठना या उगना, सूर्य उदय होता है ना, उगना, उस तरह के सेंस में है ये राइज। इसका क्या हो जाता है दूसरा फॉर्म, ये हो जाता है राइज, रोज, ये रोज हो जाता है, राइज, रोज, राइजन। ठीक है, राइज, रोज, राइजन। और रेज, रेज मतलब क्या होता है, मुद्दा, कोई भी मुद्दा उठाना। ठीक है, कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उसको बोलते हैं रेज। क्वेश्चन उठाते हैं उसको बोलते हैं रेज। मुद्दा उठाना बोल सकते हैं, कोई भी मुद्दा आप उठाते हैं तो रेज मतलब मुद्दा उठाना या ठीक है, इस तरह के सेंस में। और इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है, रेज्ड, और ये रेज्ड हो जाता है थर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये एक बेसिक मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, काफ़ी डिफरेंसेस पता रहना चाहिए। बियर, बियर मतलब जन्म देना। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलिए इसको एक बार दिखा देते हैं फिर से। बियर मतलब जन्म देना, बोर, बोर्न। फाइंड का फाउंड, फाउंड, फाउंड का फाउंडेड, फाउंडेड। हैंग का हंग, हंग, अगर लटकाना के सेंस में है। अगर हैंग का मतलब फांसी देना है तो ये हो जाएगा हैंग्ड, हैंग्ड। लाई मतलब लेटना, ले, लेन। अगर ले का मतलब लेटाना या डालना होता है तो ये लेड, लेड के सेंस में होगा। लाई मतलब झूठ बोलना का अगर सेंस में होगा तो ये लाइड, लाइड होगा। राइज मतलब उठना या उगना के सेंस में रहेगा तो ये हो जाएगा रोज, राइजन। राइज, रोज, राइजन। अगर उठाना या मुद्दा उठाना के सेंस में रहेगा रेज तो रेज्ड, रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को डिफरेंसेस पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर जो है मेन वर्ब का, ये दूसरा रूल बता रहे हैं आपको, बी लिख देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा, उसका मीनिंग पर देखा आधारित। ए नंबर रूल में हमने देखा कि उसके मीनिंग के आधार पर जो है हम लोगों को मेन वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सेंटेंस काफ़ी करेक्ट हो सके। देखिए सेकेंड रूल ये कहता है कि जैसे वर्ब का हम लोगों ने अभी देखा ना, वर्ब का पहला रूप देखा, वर्ब का दूसरा रूप देखा और वर्ब का तीसरा रूप। इसको क्या बोले, वर्ब V2 को बोले पास्ट टेंस में। ठीक है, और V3 को क्या बोले, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ये बोले। अब देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का तीसरा रूप है, इसका दो फॉर्म हो। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल में दो फॉर्म है। मान लेते हैं एक फॉर्म को ए मानते हैं, दूसरे फॉर्म को बी मान लेते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में V3 में दो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक फॉर्म को हम लोगों ने ए माना, दूसरे को बी माना। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका V2 तो एक होता है लेकिन V3 जो होता है वर्ब का जो तीसरा रूप होता है वो दो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जहाँ वर्ब का तीसरा रूप में अगर ए वाला फॉर्म यूज हुआ है तो वहाँ पर बी वाला फॉर्म यूज करना गलत हो जाएगा। अगर बी वाला फॉर्म यूज हुआ है तो उसके जगह ए वाला फॉर्म यूज करना गलत माना जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको काफ़ी सिंसियर मतलब रहना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है उस वर्ब का V3 का ए वाला फॉर्म यूज होगा, यानी V3A यूज होगा या V3B यूज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लीजिए थोड़ा सा।
तो ऐसे लिखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं, ऐसे लिखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब का तीसरा रूप। कुछ ऐसे वर्ब है जिनके पास्ट पार्टिसिपल के दो रूप है, कह सकते हैं दो रूप है। यहाँ पर देखिए दो रूप है ना, भीतरी का ए फॉर्म और भीतरी का बी फॉर्म। तो इनका प्रयोग में, दोनों का प्रयोग में अंतर है। लिख दीजिए दोनों के प्रयोग में अंतर है। दोनों का प्रयोग करने में आप लोगों को अंतर बरतना है, ठीक है, अंतर रखना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा रहेगा द लेड हैज मेल्टेड, द लेड हैज मेल्टेड। दूसरा है कि द लेड हैज मोल्टेन, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल इसी में, अभी दोनों को भी देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। द शीप हैज संक, द शीप हैज संकेन। संक मतलब क्या होता है? डूब जाना। देखिए अब इसमें देखा जाए तो इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंसेस को समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है द लेड हैज मेल्टेड, द लेड हैज मोल्टेन, देखिए दो है सेंटेंस। तो देखिए मेल्टेड जो है ये क्या है? ये वर्ब का तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसको जो हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है मोल्टेन, इसको वर्ब, ये भी वर्ब का तीसरा रूप है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, इसको बी मानते हैं हम लोग अभी। देखिए एक्चुअली जो ये बी वाला है इसको ए मानते हैं अभी, और इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो जो बी वाला है ये एक्चुअली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, विशेषण के रूप में यूज होता है, विशेषता बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। जहाँ पर भी विशेषता बताने की बात होगी वहाँ पर जो हम लोग मोल्टेन का यूज करेंगे। है ये पास्ट पार्टिसिपल ही है, ये वर्ब का तीसरा रूप ही है, लेकिन इसका यूज कहाँ किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा, विशेषण के रूप में, विशेषता बताने के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? द लेड हैज मेल्टेड, मतलब जो लेड है वो मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस सही है, यहाँ पर जो हम लोग इसको मोल्टेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। द शीप हैज संक, तो ये जो है यहाँ पर सही है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका जो है ए वाला फॉर्म है, बी वाला फॉर्म ये जो संकेन है ये जो है आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये वाला गलत है, ये जो है एडजेक्टिव वाला फॉर्म है। तो ये जो संकेन है, यहाँ विशेषता बताने की अगर बात होगी, यहाँ देखिए विशेषता नहीं बताया जा रहा है शिव का विशेषता अगर बताया जाता तो यहाँ पर जो है संकेन का इस्तेमाल करते, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते। ये भी वर्ब का तीसरा रूप ही है, लेकिन दोनों का यूजेज में अलग है। अगर कहीं पर मेल्टेड यूज होगा तो वहाँ पर मोल्टेन का यूज करना गलत माना जाएगा। अगर कहीं पर मोल्टेन का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर मेल्टेड का यूज करना गलत माना जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ का डिफरेंस समझिए, जहाँ पर संक का इस्तेमाल होगा वहाँ संकेन का इस्तेमाल करना गलत माना जाएगा, ठीक है। कोई एक ही चीज़ सही होगा, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम कुछ ऐसे वर्ब का लिस्ट आपको देते हैं जिसका कि पास्ट पार्टिसिपल में दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उन सारे वर्ड के लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, और यहाँ वर्ब का तीसरा रूप में जो है दो पार्ट कर देते हैं। एक को लिखते हैं ए और एक को लिखते हैं बी। जो बी वाला होगा ये मेरा एडजेक्टिव वाला होगा, ठीक है, ये एडजेक्टिव वाला होगा। और वर्ब का तीसरा रूप जो लगता है मेनली रूप से जो भीतरी होता है तो वो ए वाला रहेगा। बी जो होगा ये एडजेक्टिव वाला होगा, एडजेक्टिव फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली रूप से। तो हालांकि ये दोनों जो है भीतरी का ही फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ही है। यहाँ पर लिख देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए लिखते हैं, उस वर्ड का लिस्ट बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो वर्ड है, चलिए लिखते हैं इसको बाइंड। बाइंड का क्या होता है? दूसरा फॉर्म बाउंड होता है। और
इसका जो वर्ब 3 का जो ए वाला फॉर्म होगा उसमें बाउंड होगा, और इसका हो जाएगा वर्ब 3 में दूसरा फॉर्म हो जाएगा बाउंडेड। दूसरा है ड्रिंक, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और यहां पर हो जाएगा ड्रंकन। तीसरा है गेट, गेट का हो जाएगा गोट, गोट, गोटेन। फोर्थ हो जाए श्रिंक। ये सब जनरली यूजिंग वर्ड है, आपको दिखेगा, ठीक है। आपको जब कॉमन एरर पूछा जाएगा तो उसमें दिखेगा श्रैंक, श्रंक, श्रंकेन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सिंक है, सिंक का हो जाएगा सेंक। तीसरा फॉर्म हो जाएगा संक, संकेन। स्ट्राइक, स्ट्राइक का हो जाएगा स्ट्रक, स्ट्रक, और स्ट्राइकन। सातवां क्लीव, क्लीव मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग, टूटना होता है। क्लैप्ट या क्लॉव भी लिख सकते हैं सेकेंड फॉर्म में, इसका जो है क्लैप्ट होगा। और यहाँ पर जो इसका एडजेक्टिव फॉर्म वाला जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होगा क्लोवेन, ठीक है, क्लोवेन आप लोग लिखिएगा इसके लिए। 8th नंबर है ग्रेव, ग्रेव, ग्रेव्ड, और तीसरा फॉर्म भी होगा ग्रेव्ड, और ग्रोवेन एडजेक्टिव वाला, ये थर्ड फॉर्म होगा ग्रोवेन। 9th नंबर है मेल्ट, मेल्ट का हो जाएगा मेल्टेड, मेल्टेड, और मोल्टेन। 10th नंबर है शीत, शीत का शीत, शीथड, और सोडेन। और लास्ट लिखते हैं इसमें वर्ड लिस्ट में आपको, यह है सियर, SHEAR, इसका होगा सियर्ड, सियर्ड, और सोर्न। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टोटल इस 11 वर्ड्स को अब जो हमने लिखा है आपको लिस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सारे वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। इनका जो है जनरली आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करके रख लीजिए इसको। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाउंडेड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकेन, गेट, गोट, गोट, गोटेन, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकेन, सिंक, सैंक, संक, संकेन, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन, क्लीव, क्लेप्ट, क्लेप्ट, क्लोवेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ग्रेव है, ग्रेव, ग्रेव्ड, ग्रेव्ड, ग्रोवेन, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टेन, शीत, शीत, शीथड, सोडेन, सियर, सियर्ड, सियर्ड, सोर्न। देखिए इसमें याद क्या रखना था आपको, मेनली रूप से ये देखना था, डिफरेंसेस देखना था पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। ये देखना था कि इसका जो है इस वर्ब का, बाइंड वर्ब का 2 पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब 3 वाला जो फॉर्म होता है वो 2 होता है, ठीक है। ये बाउंड भी होता है और बाउंडेड भी होता है। तो अब देखिए जहाँ पर बाउंड का इस्तेमाल होगा वहाँ बाउंडेड का इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ ड्रंक का इस्तेमाल होगा वहाँ ड्रंकेन का इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ ड्रंकेन का होगा वहाँ ड्रंक का नहीं होगा। यानी किसी एक ही फॉर्म को आपको इस्तेमाल करना है। जनरली जो ये वाला फॉर्म है, जो बी वाला है, ये जो है एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। कह सकते हैं कि विशेषता बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। वो आपसे मतलब वो जो सेंटेंस का जो एरर फाइंड आउट करने के लिए रहता है उसमें जो है वो ड्रंक दे देगा, एक्चुअली वहाँ पर क्या होगा, ड्रंकेन होगा। तो वो क्या कहते हैं बाद में जब उसका आंसर आप चेक कीजिएगा तो देखिएगा उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ पर ड्रंक नहीं होगा, वहाँ पर ड्रंकेन होगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी कॉशियस रहना है। इन सारे वर्ड्स को आप लोग देख लीजिए एक बार। और चलिए इससे जो है रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी आपको ले लेते हैं और उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे।
वर्ब 3 का जो ए वाला फॉर्म है, ए वाला फॉर्म है, उस पर जो है पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है V3 का जो है मेन वर्ब के तरह काम करेगा। मेन वर्ब का जो V3 वाला फॉर्म है, वर्ब का तीसरा रूप वाला, उस रूप में आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि ए शीप हैज संक, तो क्या होगा कि एक शीप जो है वो डूब गया, तो संक क्या है यहाँ पर, ये जो संक है ये आपका वर्ब का तीसरा रूप है, तो यहाँ पर तीसरा रूप के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए V3, ठीक है। तो एक और लेते हैं एग्जांपल इसी से रिलेटेड कि ही हैज़ ड्रंक मच, तो वो जो है उसने बहुत ज़्यादा पिया है, तो ही हैज़ ड्रंक मच, तो उस इसे यहाँ क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप के रूप में। तो जो वर्ब का तीसरा रूप में यूज होता है वो मेनली रूप से जो है वर्ब 3 का ए वाला फॉर्मेट यूज होगा। अब देखते हैं वर्ब 3 का बी वाला फॉर्मेट, उसका कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो वर्ब 3 का जो बी वाला फॉर्मेट है उसमें जो वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। ये कब से हम बोल रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में आप लोग ध्यान में रखिएगा, विशेषता बताने के लिए, विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, विशेषता बताने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए संकेन शिप, शिप का विशेषता बता रहा है। देखिए ये जो नाउन है, इस नाउन के पहले जो है वर्ड जो आया हुआ है ये क्या कर रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। ये संकेन शिप मतलब डूबा हुआ जहाज, तो ये जो है संकेन जो है ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो ये एडजेक्टिव के रूप में देखिएगा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है अगर किसी ने संक इस्तेमाल करता SUN के, तो वो गलत हो जाता है, यहाँ पर संकेन ही सही होगा, तो ये संकेन के रूप में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए मच ड्रंकन मैन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ड्रंकन जो है एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस आदमी का विशेषता बता रहा है कि ये जो है ड्रंकन है, पिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई ड्रंक लिख देता, ए मच ड्रंक मैन, तो ये ड्रंक गलत हो जाता है, ड्रंक नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, ड्रंकन होगा। V3 का जो है बी वाला फॉर्म होगा, पास्ट पार्टिसिपल का बी वाला फॉर्मेट यूज होगा। तो ठीक है, तो इन सारे बातों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है इस चीज़ का मेन वर्ब से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट था आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन्फिनिटिव्स की बात करेंगे, इन्फिनिटिव्स की बात करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटिव से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम से पहले तक में जो है इंग्लिश ग्रामर ख़त्म कर दें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग जो है इस वेबसाइट पर ज़रूर एक बार विजिट किया कीजिए, www.governmentjobachiever.com, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कॉमेंट भी कीजिए वहाँ पर, ठीक है। हम उन सारे कॉमेंट्स का वहाँ पर रिप्लाई भी करेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।